बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाज़रीन, कुर्रश उस्मान के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि वहीं पर उस्मान साहब बोरान को कहते हैं कि हथियार भी तैयार रखो, हथियार लो और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यूं उस्मान साहब गार में खुदाई करने के बाद किले में दाखिल हो रहे होते हैं और वहीं दूसरी जानिब इस्महान सुल्ताना, औलुफ और फ्रिग उस्मान बे का इंतजार कर रहे थे। और औलुफ इस्महान सुल्ताना से कहता है यानी कि उस्मान यहाँ पर आ रहा है। इस पर इस्महान सुल्ताना कहती है हाँ, तो औलुफ कहता है ये इंतकाम मुझे फराहम करने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इस पर फ्रिग कहती है उस्मान को अपने सामने औलुफ को देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पर इस्महान सुल्ताना कहती है औलुफ ने अपने हाथों से ही किले हवाले किए हैं, तो अब वो अपने हाथों से ही ये सब वापस लेगा। अब इस गलती की तलाफी का वक्त आ गया है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगी और ये तुम्हारा इंतकाम है। इस पर औलुफ कहता है अब तक जो कुछ भी किया है इससे सब का हिसाब लिया जाएगा, मैं इससे हर उस चीज़ का हिसाब लूँगा। इस पर सुल्ताना कहती है शाबाश, अपनी महारत दिखाओ ताकि उस्मान को अपने यहाँ आने पर अफसोस हो और वो अपने यहाँ आने पर अफसोस के सिवा और कुछ भी ना कर पाए। इस पर औलुफ कहता है चलो फिर हम शुरू करते हैं। और वो लोग उस्मान बे के लिए घात लगाने को तैयार होते हैं और सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रिग भी जाने लगती है तो सुल्ताना कहती है फ्रिग तुम कहीं और जाओगी, मैंने तुम्हारे लिए कोई और काम रखा है। उस्मान साहब मछलियाँ उठाए गार के अंदर से होते हुए किले की जानिब रवा दवा होते हैं ताकि शेख अदबाली और बाला खातून को बचाया जा सके। लेकिन कुछ आगे बढ़कर उस्मान साहब कहते हैं ये जगह तो बंद है। तो शामिल कहता है जनाब राहदारी दीवार के पीछे है, हमें ये दीवार तोड़नी ही होगी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं चलो ठीक है फिर देखते हैं हम। और इसी के साथ उस्मान साहब एक बार फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं ताकि इस दीवार को तोड़ा जा सके और राहदारी के अंदर जाया जा सके। जिसके साथ ही कुछ ही देर के बाद उस्मान साहब को वो दीवार नजर आती है जो कि शामिल ने बताई थी। और उस्मान साहब उसे कहते हैं शामिल जैसा कि तुमने कहा था कि राहदारी आगे ही है और हमें अब वो नजर आ रही है। इस पर शामिल कहता है हाँ ऐसा ही है। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है फिर हम सही रास्ते पर हैं, चलो यहाँ से चलते रहो, आगे चलते हैं। और यूं उस्मान साहब रास्ता साफ करके अपने सिपाहियों को लेकर किले की जानिब रवां दवां हो जाते हैं। कुछ ही देर में उस्मान साहब किला मरमराजक में दाखिल होते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों बगैर शोर मचाए शेख मोहतरम और बाला को हम यहाँ से ले जाएंगे। दरवाजे खुलने के बाद इस गद्दारी में जो भी मुलविस होगा हम इसका सर काट देंगे। इस पर बुरहान कहता है हुक्म सर आंखों पर है जनाब। इसके साथ ही उस्मान साहब कहते हैं चलो चलते हैं। और यूं वो लोग जिंदान की जानिब बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औकतम बे शदीद गुस्से में बेंगी खातून से कहता है उस्मान बे आ रहे हैं, कहा था कि वो पीछे किसी को नहीं छोड़ते, वो कहा था कि अपने लोगों को वो नहीं छोड़ते। तो बेंगी कहती है वो आ रहा है मगर जाल में फंसने के लिए आ रहा है। इस्महान सुल्ताना वालिदा सुल्ताना नागिन है औकतम, उन्होंने उस्मान के लिए जाल बचाया है और उस्मान इस बार बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। इस पर औकतम कहते हैं खातून तुम्हें सरदार उस्मान का कह रहा हूँ, शेख अदबाली का कह रहा हूँ, बाला खातून के बारे में कह रहा हूँ, वो लोग कोई आम लोग नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। इस पर बेंगी कहती है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब सिर्फ अपने सरों की हिफाजत कर सकते हैं और कुछ भी नहीं औकतम बे। हम वालिदा सुल्ताना के हुक्म से इनकार भी नहीं कर सकते, वो उस्मान जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वालिदा सुल्ताना एक शैतान है। इस पर औकतम बे कहते हैं ये किला सबके लिए कब्र साबित होगा बेंगे, कब्र अगर हमें बाला खातून और शेख मोहतरम को ना बचाए तो फिर हम सब मरेंगे, वो जुल्म कर रही हैं। इसी के साथ औकतम बे बाला खातून और शेख अदबाली को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तो बेंगी खातून चिल्लाती है औकतम बे रुकिए औकतम बे, और औकतम बे को रोकने की भरपूर कोशिश करते हुए कहती है अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे तो बेटी का ही सोच लें आप, अब कोई गलती हुई तो इसकी कीमत आलचची की जान से ही अदा करनी पड़ेगी हमें। जो कुछ हो रहा है मैं भी इसी के लिए परेशान हूँ लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर औकतम बे बेंगे की एक नहीं सुनते और कहते हैं खातून हट जाओ मेरे सामने से। लेकिन बेंगी खातून फिर भी रोकती है और कहती है औकतम बे आपकी बेटी की बात कर रही हूँ, अलचिची की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या मसला है आपके साथ। इस पर औकतम बे शदीद गुस्से में बेंगे की जानिब देखने लगते हैं और यहीं पर किले की राहदारी का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब बहुत ही एहतियात के साथ अपने हथियार निकाले किले में आगे बढ़ रहे होते हैं और एहतियात के साथ जिंदान की जानिब जाते हैं। इसी दौरान उस्मान बे का सामना चंद सल्जोक सिपाहियों से होता है जिनके साथ उस्मान साहब और उनके सिपाही लड़ाई करते हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं।
इसी दौरान कुछ और सल्जूकी सिपाही भी वहां आते हुए सुनाई देते हैं। तो जरकोताई कहता है जनाब वो लोग मजीद आ रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं जरकोताई तुम इन्हें यहाँ पर संभालोगे और मैं वहां जाऊंगा। इस पर जरकोताई कहता है ठीक है जनाब, हम अपना काम करेंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब बोरान को लेकर जिंदान की जानिब बढ़ते हैं और बाकी के सिपाही सल्जूक सिपाहियों से निपटने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर जिंदान का मंजर देखते हैं, जहाँ पर उस्मान साहब और तोरहान बोरान वहां पर पहुंचते हैं और अपने सामने आने वाले सल्जूकी सिपाहियों को फौरी तौर से कत्ल कर देते हैं। और फिर उस्मान बे मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर उनको जिंदान खाली मिलते हैं और कुछ ही देर के बाद बाला खातून को इस्मिहान सुल्ताना खंजर रखे उस्मान साहब के सामने लेकर आती है और उन्हें हथकड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। ये देखकर उस्मान साहब बाला खातून को पुकारते हैं और बाला खातून फौरी तौर से उस्मान साहब को पुकारती हैं और रोने लगती हैं। ये देखकर उस्मान साहब बाला की जानिब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर बाला खातून उस्मान बे से कहती हैं उस्मान आप यहाँ से जाओ। और इतने में इस्मिहान सुल्ताना वहाँ पर आ जाती है और बाला खातून पर खंजर रख देती है और उस्मान साहब को कहती है खुशामदीद उस्मान। इस पर उस्मान साहब इस्मिहान को वहाँ देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं फिर से तुम यहाँ पर, अगर बाला को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं, जहाँ पर औलुफ भी शेख अदबाली की गर्दन पर खंजर रखे हुए उनके सामने ले आता है और उस्मान साहब शेख मोहतरम को इस तरह से देखकर कहते हैं शेख मोहतरम आप यहाँ। तो औलुफ कहता है हम भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सिर्फ तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे होगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये कहकर उस्मान साहब शेख अदबाली की जानिब आते हैं और औलुफ कहता है अब लाठी हमारी है उस्मान, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर उस्मान साहब शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कितनी ही बार कलील कसीर पर मैं गालिब आया हूँ, तुम पर भी मैं गालिब आ जाऊंगा। तुम्हें ऐसी मार मारूंगा कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि मैं तुम्हें कैसा मारूंगा। इस पर इस्मिहान सुल्ताना एक बार फिर से उस्मान बे को मुखातिब करती है और कहती है सोच रहे थे तुम्हारे अफ़ाल का एहसाब नहीं होगा उस्मान। हाँ। इस पर उस्मान साहब इस्मिहान सुल्ताना की जानिब आते हैं और कहते हैं खबरदार। इस पर सुल्ताना कहती है मसूद को ले आओ और अपनी बीवी को ले जाओ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं मेरी बीवी से अपना हाथ दूर करो इस्मिहान, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बाला को जरा सा छू कर दिखाओ या इसे जरा भी नुकसान पहुंचा कर दिखाओ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम देखोगी। ये कहकर उस्मान साहब सलाखों को तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं और शदीद गुस्से में नजर आते हैं। लेकिन इस्मिहान सुल्ताना कहती है ये तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है, ये तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है। अगर तुम मसूद को ना लेकर आए तो इसकी गर्दन मैं काट दूंगी। इसके साथ ही बोरान और तोरहान उस्मान साहब से कहते हैं कि जनाब चलिए यहाँ से। वहीं पर बाला कहती है हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं उस्मान साहब, और आप अपने ख्वाब को हकीकत बनाइए, हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, जाइए। इस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं चलिए जनाब हमें जाना होगा। और वहीं बाला खातून भी कहती हैं आप यहाँ से जाइए, हमारे बच्चों के लिए जाइए उस्मान बे। लेकिन उस्मान बे बाजिद होते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो बाला खातून कहती हैं हमारे बच्चे आपके पास अमानत है, खुदा के लिए यहाँ से जाइए। तो बोरान कहता है जनाब वो कमीने रुकेंगे नहीं, हमें यहाँ से जाना ही होगा, चलिए जनाब चलिए। लेकिन उस्मान साहब यहाँ से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते और उस्मान साहब के सिपाही उन्हें खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। इतने में शेख अदबाली भी उस्मान साहब को पुकारते हैं, जिस पर उस्मान बे शेख अदबाली की जानिब जाते हैं और उस्मान साहब को शेख अदबाली कहते हैं पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए आपको यहाँ से जाना होगा। तो जिस पर शेख अदबाली कहते हैं मैं आपको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तो शेख अदबाली उस्मान साहब को सख्ती से कहते हैं उस्मान तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और बोरान तोरहान उस्मान बे को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उस्मान साहब जाते जाते कहते हैं कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं तुम लोगों के लिए वापस आऊँगा। और यहीं पर हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं, जहाँ पर बाइंदर और हुसैन एक कमरे में मौजूद होते हैं और बाइंदर और हुसैन काफ़ी ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहे होते हैं। हुसैन की ये हरकतें देखकर बाइंदर कहता है हुसैन तुम मुतजस्सिस औरतों की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो। आखिर इस पर हुसैन बाइंदर की जानिब देखता है तो बाइंदर कहता है उस्मान दरवाजे पर पहुंचने वाला है। हाँ, हमारी जान को आधा खतरा वालिदा सुल्ताना से है और आधा खतरा उस्मान से है और तुम इधर उधर घूम रहे हो, होशियार हो जाओ। इस पर हुसैन अपने हथियारों पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लेता है और बाइंदर कहता है पूरी तरीके से होशियार हो जाओ। तो हुसैन कहता है मैं पूरी तरीके से होशियार हूँ जनाब, बस ये देख रहा हूँ इस जगह से कोई सुरंग तो नहीं निकल रही कि कहीं उस्मान पे धीदा हमारे कमरे में ही आ जाए। काफिरों ने मालूम नहीं सुनोगे कहाँ कहाँ बनाई हो।
اس پر بائندر کہتا ہے حسین، چڑیا کے دماغ والے حسین، تم اپنا دماغ اتنا چلا رہے ہو؟ ہاں، فرض کرو سرنگ ہے تو کیا وہ ہمارے کمرے میں ہی ہوگی؟ بے وقوف آدمی، وہ یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف والدہ سلطانہ تو دوسری جانب عثمان، اور ایک طرف یہ حسین بے وقوف۔ آؤ چاہدار کے بائندر، کیا یہ ممکن ہے تم پر مصیبتیں ختم ہو جائیں؟ چلو اب یہاں نہیں رکوں گا میں، یہاں سے ہم جا رہے ہیں، چلو۔ اسی کے ساتھ بائندر جیسے ہی جانے لگتا ہے تو فریگ بائندر کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس پر بائندر کہتا ہے تمہیں اس سے کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس پر فریگ کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور بائندر سے کہتی ہے بائندر میں پوچھ رہی ہوں تم نے اپنے خزانے کے وفادار ہو یا پھر والدہ سلطانہ کے؟ اس پر بائندر کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ اس سے پہلے کہ بائندر فریگ کو ہٹا کر وہاں سے جاتا، فریگ اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور حسین یہ دیکھ کر اپنی تلوار نکال لیتا ہے، جس پر فریگ کہتی ہے خبردار ایسا مت کرنا۔ اور پھر بائندر کافی زیادہ خوفزدہ سا ہو جاتا ہے اور پھر فریگ بائندر سے کہتی ہے اولف سے چرایا گیا اور معاہدے کے ذریعے لیا گیا سونا، یعنی کہ تمہارا خزانہ، تمہارے خیال میں والدہ سلطانہ کو اس دولت کا علم نہیں ہے کیا؟ ہاں، تم تو وہ شخص ہو جو سونے کے لیے ہر ایک کو بیچ سکتے ہو۔ اس پر بائندر کہتا ہے میرا خزانہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، والدہ سلطانہ کا درجہ میرے دل میں الگ ہے اور خزانے کی جگہ بالکل الگ ہے۔ اس پر فریگ کہتی ہے نہیں، الگ تھلگ بالکل بھی نہیں ہے۔ والدہ سلطانہ کہہ رہی ہیں کہ تم ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو، دوسری صورت میں وہ ہمیشہ تمہاری وفاداری پر شک کریں گی۔ تمہیں خزانہ چاہیے یا پھر والدہ سلطانہ؟ تم تو جانتے ہی ہو والدہ سلطانہ شک پسند نہیں کرتی اور انہیں شک میں ڈالنے والے کا سر کٹنا ناگزیر ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر بائندر کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ مجھے۔ تو فریگ کہتی ہے میں نہیں، والدہ سلطانہ چاہتی ہیں کہ تم اپنی وفاداری کو ثابت کرو۔ اس پر بائندر کہتا ہے اچھا، کیا میں عثمان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے؟ ہاں، اسے جال میں نہیں پھنسایا؟ وفاداری اور کیا ہوتی ہے؟ جو سب میں نے ان کے لیے کیا ہے یہی تو وفاداری ہے۔ اس پر فریگ کہتی ہے تمہاری جان سے زیادہ تمہارا قیمتی سونا سارے کا سارا والدہ سلطانہ کے حوالے تم کرو گے، وہ یہی چاہتی ہیں۔ اس پر بائندر کڑوا گھونٹ پیتا ہے اور اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر والدہ سلطانہ پر تمام سونا قربان ہو جائے جو بھی میرے پاس ہے، ہماری جانیں، ہمارا تمام مال، وہ ہم سب کچھ والدہ سلطانہ کے لیے دیں گے، انہی کا تو ہے وہ سب کچھ۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔